समझौता जिंदगी और मौत का क्या हुआ। रामविलास और हर। बात सन 1920 की है। कार्तिक का महीना था। गुलाबी सर्दी पड़ने लगी थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसे छोटे से गांव गिराहू में सभी किसान दोपहर बाद खेतों से थके हारे लौटे थे। बुआई का समय निकला जा रहा था। सभी व्यस्त थे, पर सब लोग पंचों की पुकार पर पंचायत के दफ्तर में इकट्ठे हो गए थे। बस पंचों के आने का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। एक ओर गांव की औरतें होने वाली दुल्हन निम्मो को जबरन पंचायत के दफ्तर में ले आई थी, और दूसरी तरफ कुछ आदमी होने वाले दूल्हे रामविलास का हाथ पकड़ ढाकर बाहर पेटदाच के नीचे खड्डे थे। वह भी इस शादी के नाम पर हिचकिचा रहा था। जवानी में कहां जाएगी। सभी उपस्थित औरतों ने काकी की बात से सहमति में सिर हिलाया। हां तो और क्या, मर्द के सहारे के बगैर भी भला औरत को कोई पूछे है क्या। दूसरी पटडोसन बोली, काहे का सहारा देगा मुझे, अपनी सुध तो है नहीं उसे। अरे बच्चा है वो। तो निम्मो ने खींचकर पलटवार किया। काकी ने एक बार फिर ज्ञान बघारा, कैसा बच्चा। अरे मर्द तो है ना, घर में मिट्टी का ही हो। मर्द तो मर्द ही होता है। और क्या चाहिए। औरत को बाहर कुछ सरगर्मी हुई। शायद पंच आ गए थे। पंचायत बैठी तो फैसला सुनाने में 2 मिनट भी न लगे। रामविलास अपने भाई हरविलास की विधवा निम्मो को चूड़ी पहनाएगा, और आज से वो मियां बीवी कहलाएंगे। निम्मो ने आवाज उठाने की कोशिश की तो सबने उसे चुप करा दिया। उधर सरपंच ने ऊंची आवाज में कहा, अरे ओ रामविलास, कहां मर गया रे, चल जल्दी कर। ये लाल चूड़ियां डाल दे अपनी भाभी के हाथ में। चल, आज से ये तेरी जोरू हुई। ख्याल रखना इसका और इसके लड्डाचके का। वो भी आज से तेरा लड्डाचका ही हुआ। चलो अच्छा ही है। बिना शादी किए ही लड्डाचका मिल गया। किसी ने पीछे से चुटकी ली। पंचायत के 2 टूक फैसले से सहमा सा रामविलास जब चूड़ियां लेकर निम्मो के पास पहुंचा तो निम्मो ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। पर गांव की औरतें कहां मानने वाली थी। साथ बैठी औरतों ने उसके हाथ जबरन पकड़े और रामविलास से उनमें लाल कांच की चूड़ियां डलवा दी। कहीं से कोई एक चुटकी सिंदूर भी ले आई और रामविलास से निम्मो की मांग में डलवा दिया। निम्मो की नम आंखों को किसी ने नहीं देखा, या शायद देखा तो अनदेखा कर दिया। पास बैठी औरतों में से एक ढोलक उठा लाई और सबने शादी के गीत गाने शुरू कर दिए, और इस तरह रामविलास की शादी अपने बड्ढे भाई हरविलास की विधवा निम्मो से हो गई। इसी तरह बन्ने बन्नी गाते गाते रात हो गई और गांव की औरतें निम्मो को उसकी कोठरी में धकेल कर बाहर निकल गई। पड़ढोस की काकी ने बाहर से आवाज दी, अरे निम्मो, तेरा बेटा हरिया आज हमारे घर में रहेगा। फिक्र न करना। निम्मो का दिमाग तो बिल्कुल सुन्न हो गया था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कुछ देर सोचती रही, फिर थककर बिस्तर पर बैठी ही थी कि कोई रामविलास को भी कमरे में धकेल गया और बाहर से कुंडी लगा दी। सहमास कुचाया सा रामविलास कोठरी में आकर 2 मिनट तो खड़दिहा रहा। फिर जैसे ही लालटेन की बत्ती बुझाने बढ़ा, निम्मो ने खिन्न मन से कहा, देवर जी ये बत्ती वत्ती बाद में बुझाना, ये दरी ले लो और उधर जमीन पर सो जाओ। रामविलास ने चुपके से दरी उठाई और कोठरी के एक कोने में बिछा ली। वह सुबह से परेशान था और थका हुआ था। थोड़ी ही देर में उसके खुर्राटों की आवाज कोठरी में गूंजने लगी, पर निम्मो की आंखों में नींद कहां थी। या वही कोठरी थी जहां उसके पति की मृत्यु हुई थी। वही चारपाई थी और वही लालटेन थी। उसके पति को मरे अभी 1 साल भी नहीं गुजरा था, और देवर से छूटी पहनवाकर जबरन उसकी शादी करवा दी गई थी। ये पंच भी कैसे पत्थर दिल है। इनके दिल में कोई भावनाएं नहीं है क्या। क्या कोई अपनों को इतनी जल्दी भुला देता है। क्या पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ जिस्मानी रिश्ता है। निम्मो का दिमाग पूर्णतः अशांत था। उसके दिमाग में पिछले साल भर की घटनाएं फिल्म की तरह घूम रही थी। करीब 1 साल पहले की ही तो बात थी। पूस का महीना था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। हवा के थपेड़े तो इतने तेज कि मानो झोपड़ी पर पड्डे छप्पर को ही उठा कर ले जाएंगे। टूटी हुई खिड़की पर ठंडी हवा को रोकने के लिए लगाया हुआ गत्ता हिल हिलकर मानो हवा को अंदर आने का बुलावा दे रहा था। कोठरी के अंदर दीवार के कोने पर लटकी हुई लालटेन की लौ लगातार भभक रही थी। संभवतः उसमें तेल शीघ्र ही समाप्त होने वाला था। कोने में एक टूटी सी चारपाई पर हरविलास लेटा हुआ था
उसका बदन तीव्र ज्वर से तप रहा था। पुरानी मैली सी रजाई में उंकड़ू होकर किसी तरह वह अपनी ठंड मिटाने का असफल प्रयास कर रहा था, पर उसका शरीर की कंपकंपाहट थी कि खत्म होने को नहीं आ रही थी। पास ही एक पीढ़ी पर वह बैठी थी। 3 वर्ष का हरिया उसकी गोद में सो रहा था। चिंता के मारे उसका सुंदर चेहरा स्याह पड़ गया था। पति के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रख रख कर उसके हाथ भी ठंड से सफेद हो गए थे, पर बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। पति के होठ कुछ बुदबुदाए तो उसने आगे झुककर सुनने की कोशिश की। रामविलास कहाँ है? वो पूछ रहा था। उसे भी तेज बुखार है, वो दूसरी कोठरी में लेटा है, उसने धीरे से जवाब दिया था। निम्मो, कितने लोग और चल बसे? हरबिलास की आवाज कमजोरी और डर के मारे और भी मंद हो गई थी। आप फिक्र नहीं करो जी, कोई नहीं गया है, सब ठीक हो रहे हैं। उसने अपने स्वर को संभालकर झूठ बोला था। मुझे नहीं लगता मैं ठीक हो पाऊंगा। यह महामारी तो कितने प्राण ले चुकी है, लगता है इसका कोई इलाज भी नहीं है। उसने फिर कहा था। नहीं नहीं, रामू काका कह रहे थे कल सरकारी अस्पताल का डॉक्टर गांव में आएगा। उसने पति को उम्मीद दिलाने की कोशिश की थी। अरे डॉक्टर ही क्या कर लेगा, इस प्लेग का तो कहते हैं कोई इलाज ही नहीं है। मैंने सुना था बड्ढे बड्ढे अंग्रेज भी मर गए हैं इससे। फिर हम गरीबों का क्या पास रखी। अंगीठी की आंच तेजी से कम होती जा रही थी और लाल अंगारों पर राख की मोटी परतें जमने लगी थी। क्या यह मात्र संयोग था या फिर आने वाले काल का संकेत? तभी पास के मकान से हृदय विदारक विलाप की चीखें सुनाई पड़ी। लगता है बाबूलाल भी गया। मुझे लगता है अब मेरी बारी है। हरबिलास की आवाज कांप रही थी। शुभ शुभ बोलो, तुम कहीं नहीं जाओगे मुझे। और हरिया को छोड़ के उसने प्यार भरी झिड़की दी थी ना निम्मो। लगता है मेरा टाइम आ गया है। हरिया और रमिया का ख्याल कहते कहते उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। घर्र घर्र घर्र। और फिर उसका सिर एक ओर लुढ़क गया था। उसको कुछ समझ नहीं आया था। वह पथराई आंखों से कुछ क्षण उसे देखती रही, फिर जोर से आवाज दी। रमिया, जल्दी आ देख, तो तेरे भाई को क्या हो गया? कहते हुए उसने हरिया को गोद से धक्का दिया और अपने पति की छाती को झकझोरने लगी थी। क्या हुआ भैया को कहते हुए जब रामविलास कोठरी में घुसा तो उसका चेहरा भी तेज बुखार से तप रहा था और आंखें गुड़हल के फूल की तरह लाल थी। 1 मिनट तो उसने भाई की नब्ज देखने की कोशिश की, पर वो यह सदमा न सह पाया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा था। यह घटना 1919 की थी। सारे देश में प्लेग की महामारी फैली हुई थी। गिराहू गांव भी इससे अछूता न था। मौत का तांडव हर रोज 8-10 लोगों की बलि ले रहा था। बस एक यही घर बचा हुआ था जिसमें भी आज यमराज के पांव पड़ गए थे। घर का इकलौता कमाऊ आदमी आज मौत के घाट उतर गया था। रामविलास को होश आ गया था और अब वह जमीन पर बैठा हुआ रीति आंखों से फर्श की ओर घूर रहा था। 8 साल की उम्र में मां बाप दोनों भगवान को प्यारे हो गए थे। तब से आज तक बड्डे भैया ने ही उसे बच्चे की तरह संभाला था। पिछले 13 साल कैसे निकल गए उसे पता ही नहीं चला था। बड्डे भैया ने उसे हर तकलीफ से दूर रखा था। उनके बगैर पता नहीं वह जिंदगी कैसे जिएगा। वह थोड़ी देर तो गुमसुम बैठी देखती रही, फिर दहाड़े मारकर रोने लगी थी। उसे पता भी न चला कि रामविलास कोठरी से कब बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब भोले भाले हरिया ने उसका हाथ खींचना शुरू किया तो उसे होश आया। आसपास देखा तो रामविलास कहीं न दिखा। उसने मन पक्का किया और देवर को देखने बाहर निकली। उसका कहीं नामो निशान भी नहीं था। कहां चला गया? अभी अभी तो यही था। घनी काली रात थी और बर्फीली हवाएं अभी भी चल रही थी। कहां जाए, किसको बुलाए? पास के घर में तो अभी कुछ मिनट पहले ही बाबूलाल की मौत हो चुकी थी। वहां से रोने की आवाजें अभी भी आ रही थी। हरिया को कमर पर उठाए वह दरवाजे पर खड़ी ही थी कि अचानक चंदन काका दिख गए, जो शायद बाबूलाल के घर जा रहे थे। काका उसने सिर पर पल्लू लिया और सिसकना शुरू कर दिया। क्या हुआ? हरबिलास की बहू चंदन काका की आवाज में चिंता थी। हरिया के बापू भी चले गए। किसी तरह उसके मुंह से निकला था। उसकी सिसकियां किसी तरह भी रुक नहीं रही थी। हे राम, हे राम, रमिया कहां है? पता नहीं काका। अभी तो ये हीन था। रामविलास कहीं ना दिखा तो चंदन काका पड़ोस से कुछ और लोगों को ले आए थे
और उसके पति के शव को चारपाई से उतारकर जमीन पर रख दिया था। गांव के कुछ बड़े आकर वहां बैठ गए थे। वह लोग मरने वालों की गिनती कर रहे थे। इस रफ्तार से तो पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा। निम्मो उनकी बातें नहीं सुन रही थी। वह तो बस सूनी आंखों से जमीन को देख रही थी। यह व्यक्ति जो अभी तक उसका पति था, एक क्षण में लाश कहलाने लगा था। सुबह होते न होते उसे जला भी दिया जाएगा। यह कैसी रीत है? यह कैसी दुनिया है निम्मो? और उसका 3 साल का बच्चा हरिया, उनका क्या होगा? पर रमिया कहां है? वह तो अपने बड्डे भैया के बिना रह भी नहीं सकता। उसे इतना बुखार भी है, पर वह है कहां? सोच सोचकर उसका दिमाग सुन्न होने लगा था। सुबह हुई और उसके पति का अंतिम संस्कार हो गया। साथ ही उसी रात प्लेग की चपेट में आए 4 और लोगों का भी। औरतें श्मशान घाट नहीं जाती हैं, यह कहकर चंदन काका बस अपने साथ 3 वर्ष के हरिया को ले गए थे। उसने आपत्ति की तो चंदन काका ने कहा था, बाप के मुंह में अग्नि कौन देगा? यही तो देगा। न लगता है किसी मरने वाले की क्रिया या 13वीं भी नहीं हो पाएगी। पंडित जी खुद भी प्लेग की चपेट में आ गए हैं। शायद भगवान को यही मंजूर है। श्मशान घाट से लौटने पर उन्होंने कहा था, रामबिलास का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। हफ्ते भर तक गांव वाले उसे ढूंढ ढूंढ कर हार गए थे। कहां चला गया? कोई शेर चीता उसे खा गया या कोई भूत प्रेत उसे उठाकर ले गया था। 15 दिन कैसे कटे, यह तो अकेली निम्मो ही जानती थी। कितनी अकेली हो गई थी वह। 2 हफ्ते बाद का वह दिन क्या वह भूल पाएगी? शाम का झुटपुटा हो चला था और घर में अंधेरा होता जा रहा था। कितने दिनों से घर में चूल्हा नहीं जला था। वह हरिया को गोद में सुलाने की कोशिश कर रही थी। अचानक पड़ोस का लड़का दूल्हा रामबिलास को हाथ से पकड़े घर में घुसा। लो भाभी, रमिया भैया आ गए। रामबिलास खड्डा खड्डा सर झुकाए फर्श को घूर रहा था। उसे देख वह अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई थी और इतने दिन की सारी भड़ास उस पर निकाल दी थी। अरे कहां मर गया था रे तू? मैं अकेली यहां परेशान हो रही हूं। तुझे किसी की कोई फिक्र विकर है कि नहीं? सारी जिंदगी निकम्मा ही रहेगा। कहते कहते उसके आंसू बह निकले थे। शायद इतने दिनों का रुका बांध टूट गया था। गुल्हा पहले तो अकबकाकर कुछ क्षण उसे देखता रहा था, फिर बोला था, अरे भाभी, इस बेचारे को ना डांट। ये तो पागल हो गया है, और तो और इसकी तो जबान भी गई। पहले ही गऊ था, पर अब तो सुनकर वह सकते में आ गई थी। अपना रोना धोना छोड़कर बोली, हाय राम। और इसका बुखार उतरा कि नहीं, भाग के उसने उसके मत्थे पर हाथ रखा और बोली, चल बुखार तो ठीक हो गया। खाना वाना खाया कि नहीं? तेरा स्वेटर कहां गया रे? जा बिस्तर में लेट जा, मैं तेरे लिए चाय लाती हूं। पिछले 4 साल से उसने छोटे देवर को अपने बच्चे की तरह संभाला था। वही ममता आज फिर उमड़ आई थी। चाय बना के लौटी तो देखा हरिया चाचा की गोद में बैठा हुआ था। रामबिलास के आंसू बह रहे थे और हरिया उन्हें पोंछ रहा था। अगले 6 महीनों में प्लेग की महामारी कुछ थम गई थी और जिंदगी फिर से पुराने ढर्रे पर लौटने सी लगी थी। पर रामबिलास को न अपनी सुध थी और न ही वो बोल पा रहा था। बस जब हरिया उसके पास होता, उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी दिखती थी। जैसे जैसे परिस्थितियां सामान्य होने लगीं, निम्मो उसे लेकर इलाज कराने चली। बेचारी कहां कहां नहीं गई थी और किस किस वैद्य, हकीम और ओझाओं के चक्कर नहीं काटे थे। तब कहीं जाकर रामबिलास की जुबान वापस आई थी। पर एक उदासी सी उसके चेहरे पर हमेशा के लिए बस गई थी, जो जाने का नाम ही नहीं लेती थी। भाई की कमी उसे हर वक्त खलती थी। हर वक्त हंसने हंसाने वाला रमिया अब गंभीर रामबिलास बन गया था। उसको पति के रूप में स्वीकारना तो किसी भी हालत में संभव नहीं होगा। पर पंचायत के एक तरफा फैसले के बाद और चारा भी क्या है, यूं ही सोचते सोचते कब निम्मो की आंख लग गई और कब सुबह हो गई, निम्मो को पता ही नहीं चला। आंख खुली तो दिन चरख आया था। खिड़की से सूरज की किरणें अंदर झांक रही थी। दरवाजा खुला हुआ था और रामबिलास कमरे में नहीं था। निम्मो धीरे से उठकर बाहर आई तो देखा पडीडड होसन हरिया को वापस छोड़ी डेटी गई थी। आंगन में रामबिलास दातून कर रहा था। साथ ही एक छोटी सी दातून उसने हरिया को भी बनाकर दे दी थी। दोनों मिलकर हंस रहे थे। दातून हो गई थी। अब रामबिलास हरिया को कुल्ला करना सिखा रहा था। निम्मो खड़ी खड़ी दोनों को देखती रही। दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश लग रहे थे।
दातुन करके रामविलास खद्दा हुआ तो हरिया मचल उठा। काका गोदी, काका गोदी। उसकी आवाज सुनकर निम्मो का ध्यान टूटा तो देखा हरिया अपने चाचा की पीठ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। रामविलास ने दातुन खत्म की और हरिया को गोद में उठा लिया। उठ गई भाभी। अच्छा रोटी दे दे, खेत पर जा रहा हूं, बुआई का समय निकलता जा रहा है, अभी खेती भी शुरू करनी है ना। और हां, हरिया की रोटी भी बना देना, इसे भी साथ ले जा रहा हूं। हां बस 5 मिनट में देती हूं। और निम्मो जल्दी से आटा गूंदने लगी। नाश्ता करके रामविलास हरिया को अपने कंधे पर बिठाकर खेत की ओर चल पड़ा और निम्मो दरवाजे पर खड़ी काफी देर तक दोनों को जाते हुए देखती रही। लगता था रामविलास को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा था। कितनी आसानी से उसने घर का जिम्मा संभाल लिया था। अपने मृतक भाई की सारी जिम्मेदारियां, उसकी खेती, उसका बच्चा, उसकी बीवी, सभी कुछ मानो आज उसकी जिम्मेदारी बन गया था। शायद जिंदगी को यही मंजूर था। समय किसी के लिए नहीं रुकता और जीवन से समझौता करने में ही शायद सबकी भलाई है। उसे महसूस हुआ कि जिंदगी और मौत के बीच जिंदगी ही ज्यादा बलवान है। दोनों के बीच आज शायद एक समझौता हो गया था।